नमस्कार, शाम हो चल रही है और अब वो समय आ गया अखिलेश कि जब आंकलन हो रहा है कि जीत के कारण क्या हैं। तो एक बड़ा कारण जो हम जीत का देख रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र की बात करें या झारखंड की बात करें, वो है महिलाओं की भागीदारी। महिलाओं की भागीदारी और महिलाओं के लिए जो योजना था, तो अगर आप महिलाओं के लिए किसी योजना का ऐलान करते हैं तो वो बिल्कुल एक तरह से आपको उसका जवाब देती हैं, सहयोग देती हैं और मजबूती से आपको जिताती भी हैं। ये हमने महाराष्ट्र में देखा, ये हमने झारखंड में देखा। झारखंड में तो करीब 68 सीटों में बढ़ चढ़कर महिलाओं ने मतदान किया, पुरुषों से ज़्यादा मतदान किया। और हम देख सकते हैं जो तमाम योजनाएं, मैया योजना है या लाड़की बहन योजना है, महाराष्ट्र की बात करें, हमारी महिलाओं की जो भूमिका थी वो बहुत मजबूत रही। निश्चित तौर पर तो महिलाओं ने एक बड़ी भूमिका निभाई है। और जहां तक मतदान प्रतिशत की बात करें तो जो जिक्र निधि ने किया, पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में करीब 50 लाख अधिक वोट इस बार महिलाओं के डले हैं। तो ये अपने आप में दिखा रहा था कि किस तरह से महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर के हिस्सेदारी की है मतदान में। और ख़ासतौर से झारखंड में अगर हम बात करें तो झारखंड में कई विधानसभा सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में अधिक वोट डाला। और इसके पीछे यही कारण बताया जा रहा है कि जो झारखंड में जेएमएम गठबंधन की जीत हुई, इसमें महिलाओं के अधिक मतदान ने एक बड़ी भूमिका निभाई है। बिल्कुल, ये ग्राफिक्स आप देख सकते हैं किस तरह से 81 में से 68 पर किस तरह से महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट दिया है। ये झारखंड के हम आपको बता रहे हैं, मतदान में महिलाएं चैंपियन इसे कहा जा रहा है, ऐसे हम कह रहे हैं। और साथ ही जिस तरह से महिलाओं का दोनों चरण में महिला वोट 5,51,000 ज़्यादा, जो अखिलेश अभी बता ही रहे थे। और दूसरे चरण में 38 में से 31 सीटों पर महिलाएं आगे रहीं, वोट करने आई। तो पहले चरण में 43 में 37 सीटों पर महिलाएं आगे रहीं। तो क्या योजनाएं थी जिन्होंने महिलाओं को घर से निकलकर वोट डालने के लिए प्रेरित किया? कई सारी ऐसी योजनाएं हैं। अगर झारखंड की बात करें तो यहाँ पर मैया योजना थी, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने आर्थिक राशि दी गई। ये हेमंत सोरेन सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक थी। मैया सम्मान योजना 23 सितंबर 2023 को इसकी शुरुआत की गई थी। ये मैया सम्मान योजना जिसके तहत 21 से 50 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं को लाभ दिया गया। और बिल्कुल जिस तरह से महिलाओं को एक सिलेंडर भी दिया जाता है, देखिए सिलेंडर की बात दोनों ही राजनीतिक दलों ने इसकी बात की। हर महीने 1000 रुपए की आर्थिक मदद थी, इसको बढ़ाकर अभी 2100 की करने की वादा किया गया। बीजेपी ने भी तमाम वायदे किए। आइए सुन लेते हैं, हमें बताया जाए हेमंत सोरेन ने जीत के बाद अभी क्या कहा है। उनके साथ उनकी पत्नी भी कल्पना सोरेन भी आई, ये सुनते हैं दोनों को। लोकतंत्र का इस महापर्व को बहुत ही उत्साहपूर्वक लोगों ने मनाया। विशेषकर हमारे राज्य की आधी आबादी महिला समूह जिन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, लोकतंत्र को मजबूत करने में एक अहम भूमिका निभाई। नौजवानों ने, जिन्होंने पहली बार अपना मत डाला होगा, उन लोगों ने भी इस लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाई। तो महिलाओं और युवाओं का धन्यवाद करें अखिलेश हेमंत सोरेन। हमारे सहयोगी मनीष कुमार वहां पे लगातार बने रहे। उन्होंने कुछ महिलाओं से, झारखंड में महिला वोटरों से बात की है। आइए सुनाते हैं आपको ये बातचीत। झारखंड के राजनीतिक इतिहास में हेमंत सोरेन पहले मुख्यमंत्री बने हैं जो अपना सत्ता में उन्होंने वापसी की है। और इसमें झारखंड की महिला वोटरों की भूमिका सबसे अहम रही है। ये महिला वोटर जो हैं कहीं ना कहीं सब पे भारी रही हैं। खासकर महिलाओं के लिए जो मैया स्कीम की शुरुआत हुई, जिस स्कीम के तहत पिछले 4 महीनों से इनके खाते में 1,000 रुपये जा रहा है। और साथ ही साथ इनको वादा किया गया है हेमंत सोरेन के द्वारा कि जैसे ही शपथ ग्रहण करेंगे तो दिसंबर महीने से ये जो राशि है 1,000 जो है वो 2,500 हो जाएगी। और जो वोटिंग के दौरान जो ट्रेंड था उससे साफ दिख रहा था कि इस बार महिला वोटरों का झुकाव वो इंडिया गठबंधन, खासकर हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन के नेतृत्व वाले गठबंधन की ओर था। और यही एक कारण है। हालांकि झारखंड में 2014-2019 में भी महिला वोटरों ने ज़्यादा मतदान किया था, लेकिन इस बार
करीब 5,51,000 पुरुष मतदाताओं से ज़्यादा महिला मतदाताओं ने वोटिंग की। और आज का जो परिणाम है, निश्चित रूप से बीजेपी को इस बात का एहसास था कि ये मैया स्कीम ज़मीन पर काफ़ी ज़्यादा कारगर भूमिका अदा कर रहा है इंडिया गठबंधन के लिए, इसलिए उन्होंने गोगो स्कीम के तहत 2100 रुपये देने का वादा किया। लेकिन झारखंड की महिलाओं ने फिलहाल, जिन्होंने उनके खाते में 4 महीने में 4,000 रुपये डाले, उन्हीं के ऊपर आखिरकार उन्होंने अपना भरोसा जताया, और जिसके कारण झारखंड में एक बार फिर हेमंत सरकार की वापसी हो रही है। कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और इस बार जेएमएम को एक नया स्टार भी मिला है, इसका जिक्र भी एक ट्वीट करके किया गया है। ये बात कर रहे हैं कल्पना सोरेन की, जो कि हेमंत सोरेन की पत्नी है। वो इस बार खुद चुनाव मैदान में उतरी और उन्होंने इस जीत के बाद एक्स प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट भी किया है। उन्होंने इस जीत को हर मैया की जीत बताया है। उन्होंने लिखा है कि ये जीत हर मैया की जीत है, ये सच्चाई की जीत है और आपसी भाईचारे की जीत है। बिल्कुल, और इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और स्टार प्रचारक, जिस तरह से आप कह रहे थे, लगातार जो वहाँ पे सभाएं हो रही थी जेएमएम की तरफ से, विपक्ष की तरफ से, तो वहाँ पर कहा जा रहा था कि कल्पना सोरेन को आप भेजिए। बहरहाल हमारे सहयोगी मनीष कुमार वहाँ पर मौजूद हैं और क्या कहना है, क्या आंकलन है उनका, आइए सुन लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। ये मैया स्कीम अच्छा है या नहीं है? हाँ, अच्छा है। ये बताइए, हेमंत सोरेन फिर वापस आ रहे हैं, अच्छा है? आने दीजिए भैया, हम लोग को अच्छा बात है। सब तो हम लोग उसी में वोट दिए हैं, पंजाब में। क्यों? काहे नहीं देंगे? इतना दिन बीजेपी था, झारखंड का बच्चा लोग को इतना पढ़ाए लिखे, हम लोग के बच्चा लोग को नौकरी नहीं होता है। देख रहे हैं हम लोग टोकरी लेके घूमते रहते हैं। मैया स्कीम में आप लोग को 1,000 रुपया भी तो मिला है? पैसा मिला कि नहीं मिला? पैसा मिला। पैसा मिला, उसके बदले में वोट दिए कि नहीं दिए? हाँ, दिए। अब क्या है उम्मीद? जीतने का होगा और का होगा, जीतल होगा, जीत गया ने। हाँ? जीत गया है ना। हाँ, आप लोग बताइए, ये जो मैया स्कीम है उसमें फायदा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कैसे ना हुआ? तो वोट दिए। हाँ। अब क्या है उम्मीद? अब का उम्मीद रहेगा? अब तो जीत गए, तब उम्मीद ना है पूरा। क्या अब तो 1,000 आपका 2,500 हो जाएगा? हाँ। आप लोग? हाँ, क्या बताइए। हम लोग जैसे भरे हैं तो पैसा नहीं आया है, वो पैसा कैसे आएगा? लेकिन उम्मीद है कि आप लोग को आने वाले दिनों में पैसा मिलेगा। मिलेगा। पैसा अभी रुक गया है कहीं, उसको फिर से फार्म भर के डालना होगा कि? ये है झारखंड की महिला, जिन महिलाओं के खाते में पैसे आए उन्होंने वोट दिए, और अब उनको उम्मीद है कि अगले महीने से उनके खाते में अब 2,500 रुपये आएंगे। कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। जब एक महिला के हाथ में पैसा आता है तो पूरे परिवार को वो मजबूत करती है, और ये अपने आप में हमने देखा अपने राज्यों के नतीजों में। कहा जा रहा है कि हम सीधे दिल्ली में आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल लोगों को वहाँ पे अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। जब एक महिला के हाथ में पैसा आता है तो पूरे परिवार को वो मजबूत करती है, और ये अपने आप में हमने कहा जा रहा है कि हम सीधे दिल्ली में आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल लोगों को वहाँ पे अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। अखिलेश, जैसे हम जानते हैं अगले साल फरवरी में चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। पहली लिस्ट 11 लोगों की उन्होंने पहले से ही जारी कर दी है। 6 लोग जो अन्य कांग्रेस से आए, बीजेपी से आए, उन पर टिकट दे दिया गया। आइए सुनते हैं अरविंद केजरीवाल को। 49 दिन की हमारी सरकार बनी थी, 49 दिन की। उस 49 दिन की सरकार में हमने दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस की एक झलक दी थी इस देश को। हमने बिजली सस्ती कर दी, 49 दिन में पानी मुफ्त कर दिया, और दिल्ली में जगह जगह जो भ्रष्टाचार के खिलाफ वार हुआ उसको झलक। उस टाइम 28 सीट दी थी, 70 में से 28 सीट आई थी अपनी पहली बार। उसको देख के एक साल के बाद 2015 में जनता ने 70 में से 67 सीट दी थी, 67 सीट्स। और जो 5 साल हमने काम किया उसने पूरे देश में दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस को इस्टेब्लिश कर दिया। क्या है ये मॉडल ऑफ गवर्नेंस? ये मॉडल ऑफ गवर्नेंस है कि आम आदमी की दिन ब दिन की जो सहूलियतें
आम आदमी की जो जिंदगी है उसको कैसे बेहतर किया जाए। अभी तक इस देश के अंदर 70 साल में ये दूसरी पार्टियां जो हैं वो बात ही नहीं करती थी, जनता की बात ही नहीं करती थी, जनता की सहूलियत, बिजली, पानी, सड़क, इनकी बात ही नहीं करते थे। पहली बार हमने दिल्ली में 24 घंटे बिजली दी, हमने बिजली मुफ्त कर दी, हमने पानी मुफ्त कर दिया, हमने शानदार बच्चों के लिए स्कूल बनाए। एक आम आदमी क्या चाहता है? वो यही तो चाहता है मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ जाएं, मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए। पेट काट के आम आदमी पहले प्राइवेट स्कूलों में भेजता था, अब दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों में भेजना बंद कर दिया उसने, सरकारी स्कूल इतने शानदार बन गए। एक आम आदमी यही तो चाहता है कि घर में कोई बीमार हो जाए तो उसका अच्छा इलाज हो जाए, उसके लिए हमने शानदार सरकारी अस्पताल बना दिए, मोहल्ला क्लिनिक बना दिए और उनका सारा इलाज मुफ्त कर दिया। बसों के अंदर महिलाओं का किराया मुफ्त कर दिया। एक तरफ हमने जो आम आदमी और गरीब आदमी और लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास का आदमी है उसको हमने महंगाई से छुटकारा दिलाया और उसकी दिन ब दिन की जिंदगी को बेहतर किया, तो दूसरी तरफ हमने दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी शानदार बनाया। हमारे से पहले दिल्ली मेट्रो की 200 किलोमीटर की लाइन बनी थी, हमने 450 किलोमीटर की लाइन बना दी मात्र 9 साल में। हमारे से पहले 65 साल में दिल्ली में 62 फ्लाईओवर बने थे, 65 साल में हमने 9 साल में 38 नए फ्लाईओवर बना दिए। पिछले 9 साल में 10,000 किलोमीटर की नई सड़कें बनी है, 6800 किलोमीटर की सीवर पाइपलाइन, पानी की पाइपलाइन, नालियां डली हैं। इतना विकास कभी नहीं हुआ दिल्ली का। सीसीटीवी। तो आप सुन रहे थे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को। आज पंजाब में भी विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आए, यहाँ पर आम आदमी पार्टी को सफलता मिली, उसी पर वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। लेकिन हम जो आज कार्यक्रम का विषय हमारा है महिलाओं को लेकर कि महिला मतदाताओं ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई है आज के चुनाव परिणाम को लेकर। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी महिला वोटर जीत का एक बड़ा फैक्टर बनकर उभर करके सामने आए हैं। इस बार यहाँ पर 66.05% मतदान हुआ है और 2019 की तुलना में यहाँ पर इस बार करीब 5% अधिक मतदान महाराष्ट्र में हुआ है। और अगर महिला वोटों की बात करें तो कुल वोट जो यहाँ पर डले हैं 6,44,00,000 वोट पड़े, ये कुल मतदान था। और इसमें महिलाओं का जो वोट था वो करीब 3,06,00,000 के करीब जो वोट यहाँ पर महिलाओं के डले हैं, यानी करीब करीब पुरुषों और महिलाओं के बराबर वोट महाराष्ट्र में डाले गए हैं। लेकिन 2019 के मुकाबले 2024 की बात करें तो महिला वोटरों की संख्या ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर 2024 में 66.1% मतदान हुआ था, 2019 में 61.4% मतदान हुआ, बढ़ोतरी 4.7% की है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है किस तरह से 4% की जो ये इजाफा हुआ है, ये अपने आप में एक अहम संकेत हमें देता है। में 6% करीब है जी, तो ये में बिल्कुल 59.3 था जो बढ़कर 65.2, करीब 6% ये बिल्कुल 5.9% ये वो हो जाता है अपने आप में। तो ये एक महत्वपूर्ण संकेत है। आप देख सकते हैं कि 2019 में 59.3% थी और 2024 में 65.2% अपने आप में ये है। तो जो महिलाओं की भूमिका है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ज़मीन पर अगर सीधे उनके हाथ में पैसा आ रहा है, सीधे उनको सिलेंडर फ्री में मिल रहा है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, आरती जयरज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, संदीप शास्त्री जी मौजूद हैं। आरती जी, जो महिला फैक्टर है, हालांकि हम सुबह से इस बारे में बात करें लेकिन अब स्पेसिफिकली अगर हम देखें ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर था। दिल्ली में हमने देखा था किस तरह से फ्री बस जब चलाई थी उसका बहुत असर मिला आम आदमी पार्टी को। फिर कर्नाटक में हमने देखा वही मॉड्यूल कॉपी किया गया, वहाँ पर भी फ्री बसेस की जो बात की गई तो एक समय ये आया कि जो सरकार थी उन्होंने बोला अरे बहुत मात्रा में महिलाएं आ रही हैं, बसेस में ट्रैवल कर रही हैं। और अब हम देख रहे हैं झारखंड में जिस तरह से चल रही थी हमारी मैया योजना या गोगो योजना, गोगो दीदी योजना बीजेपी ने अनाउंस करी, और महाराष्ट्र में तो ये जो सीधे हाथ में पैसा महिलाओं के लिए आ रहा है ये उनको आर्थिक तौर पे मजबूत करता है, क्योंकि वैसे वो कमज़ोर रहती है लेकिन जब आर्थिक शक्ति उनके हाथ में आती है तो वो वफादारी निभाती है।
देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात है कि पैसे उनके पास डायरेक्टली आ रहा है, उनको अपने पति से पैसा नहीं मांगना पड़ रहा है, सीधे उनके अकाउंट में आ रहा है। तो ये एक तरह का एम्पावरमेंट ज़रूर है, पर मैं तो ये एम्पावरमेंट देखना चाहती हूँ कि जब हमारे विधानसभाओं में महिला का रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा। बिल्कुल, आज तक ये हुआ नहीं है। हाँ, ज़रूर लोग बहुत बात कर रहे हैं कि वुमेन्स एम्पावरमेंट और ये स्कीम्स चला रहे हैं वुमेन्स वेलफेयर के लिए, पर जो रियल एम्पावरमेंट है, वो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, वो अभी तक मिला नहीं है। बिल्कुल। उसमें आरती जी मैं भी ये जोड़ूंगी कि हमने देखा था उत्तर प्रदेश में, अगर कांग्रेस ने एक समय 40% सीट महिलाओं के लिए अनाउंस की थी, लेकिन वो जीत कर नहीं आई थी, तो उससे एक ये संकेत ये आया था कि महिलाओं को हैंड होल्डिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनको एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। तो आप जो पार्टियां अगर दे भी तो उनको मजबूती से साथ भी उनका निभाएं। बहरहाल आइए सीधे हम चलते हैं अपनी सहयोगी सुजाता के पास मुंबई में, वहाँ पर, क्योंकि हमने झारखंड की आपको तस्वीर दिखाई, महिलाओं से बातचीत दिखाई, सुजाता के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं। सुजाता, महिलाओं की भूमिका काफ़ी अहम रही, आपके क्या पास कुछ महिलाएं हैं, वो क्या कह रही हैं? बिल्कुल, देखिए हमने लगातार जब से जिस प्रकार की योजनाओं का जो ऐलान किया गया महाराष्ट्र में, विपक्ष का कहना था कि देखा जाएगा कि ये पैसे महिलाओं तक पहुंचते हैं भी या नहीं। लेकिन जिस प्रकार का टर्नआउट हमें वोटिंग के दौरान जिस दिन मतदान किया जाना था उस दिन दिखा, वो जाहिर सी बात है ये दर्शाता था कि महिलाओं को जो घर से बाहर निकलने की इच्छा हुई है वो पैसे के चलते हुई है जो उनके खाते में आई है, और बाकायदा सही किश्त में, यानी जो 3 किश्त उन्हें मिलनी थी वो सारी किश्त उनके अकाउंट में वो पैसे गए थे। और ऐसे में हमने लगातार महिलाओं से बात की, और आज भी चाहे वो शिवसेना की पार्टी की हो या फिर आम महिला हो, वर्किंग महिला हो या हाउसवाइफ हो, सबका ये कहना है कि जो क्राइटेरिया थी फॉर्म भरने की लाड़की बहन योजना के, वो काफ़ी सिंपल थी। अपने आसपास के आंगनवाड़ी की एक ब्रांच में उन्हें जाना था, वहाँ की महिलाओं से संपर्क करना था, अपने नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स देने थे, और जिसके बाद 1 हफ्ते के अंदर 2 हफ्ते के अंदर उनके खाते में पैसे आ जा रहे थे। तो महिलाओं में खुशी काफ़ी ज़्यादा है, जिसके चलते अगर हम 2019 के मुकाबले देखें तो लगभग 6% से जो महिलाएँ हैं उनमें महिला वोटर्स में बढ़ोतरी हुई है। और साथ ही महिलाओं का कहना है कि वो ऐसे ही अपने लाड़के भाव को, जो वो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को और देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को बताती हैं कि वो ऐसे ही अपने लाड़के भाव पर जो अपनी आशीर्वाद है वो बरसाती रहेंगी, क्योंकि जो सरकार है वो महिलाओं के हित में सोच रही है, उन्हें कुछ दे रही है, जिसके चलते वो आगे अपना भविष्य और ज़्यादा बेहतर बना सकती हैं। न सिर्फ इतना, बल्कि लगातार विपक्ष का कहना था कि ये महज एक चुनावी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है, महिला वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए देखा जा रहा है। हालांकि सरकार ने इसके ठीक बाद ये भी ऐलान कर दिया अपने मैनिफेस्टो में कि जैसे ही वो चुनकर आते हैं तो ये 1500 के शुल्क को बढ़ाकर 2100 रुपये कर दिए जाएंगे, जिसके बाद महाविकास अघाड़ी ही वो गठबंधन थी जिन्होंने कहा था कि इसे बढ़ाकर वो 3000 रुपये जो है महिलाओं के खाते में देंगे। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को लुभाने की कोशिश बहुत की गई, लेकिन वोट उन्हीं को मिला जिन्होंने अपने वचन को पूरा किया, ऐसा महिलाओं का कहना है, जिनके खाते में वो 1500 का जो रकम है वो गया है। और ऐसे में आज भी पूरे दिन महिलाओं में खुशी हालांकि काफ़ी ज़्यादा थी, मतदान के दिन भी काफ़ी ज़्यादा थी। और आज खुद अजीत पवार उप मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में ये कहा कि लड़की बहन योजना उनके लिए गेम चेंजर के तौर पर इसलिए देखा गया क्योंकि ये महिलाओं के हित के लिए योजना थी, न कि विपक्ष को या किसी और गठबंधन को नीचा दिखाने के लिए। तो जाहिर सी बात है, महाराष्ट्र में ठीक 4 महीने पहले ये इस पूरी योजना को लाई गई थी। हालांकि ये इसकी जो टाइमिंग को लेकर सवाल भी खड़े किए गए, लेकिन वही दूसरी ओर जो राजनीतिक विशेषज्ञ उनके द्वारा इनके टाइमिंग को लेकर सराहना भी की गई थी। जी, शुक्रिया आपका सुजाता इस तमाम जानकारी के लिए। प्रोफेसर शास्त्री भी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। ये एक बड़ी बात है, जो ट्रेंड शुरू हुआ था महिलाओं को लुभाने के लिए, उनको ये सीधा पैसा उनके खाते में पहुंचाने का, धीरे धीरे करके कई राज्यों में रेप्लिकेट किया गया। लेकिन बड़ी बात ये कि एक वादा करना अलग बात होती है, लेकिन डिलीवर करना एक महत्वपूर्ण बात होती है। वादा तो बीजेपी ने भी किया झारखंड में, लेकिन उसको इसका फ़ायदा नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पर हेमंत सोरेन ने कहा कि हम तो पैसा दे चुके हैं। सिमिलरली महाराष्ट्र में भी ये कहा गया कि हमने तो पैसा दिया है, चाहे कांग्रेस वादा करती रहे। अभिषेक जी, जो आप बात कह रहे हैं वो बहुत ही महत्व की बात है। काफ़ी राज्यों में काफ़ी पार्टियों ने कहा कि हम ये सुविधा देंगे, लेकिन लोगों ने देखा कि पिछला रिकॉर्ड क्या था उस पार्टी का,
जिन पार्टियों ने अपने वादे पूरे किए थे और जो ये प्रॉमिस कर रहे थे उनकी तरफ लोगों का सपोर्ट था। आप काफ़ी राज्यों में देखें, जब एक पार्टी कुछ प्रॉमिस करता था दूसरा पार्टी उसका डबल प्रॉमिस करता था, बट लेकिन लोग वो देखते थे कि किसने एक्चुअली उसको इम्प्लीमेंट किया है। और आज हम महिलाओं का कार्यक्रम के बारे में बात कर रहे हैं और एक बात मैं ध्यान में रखूँगा, कर्नाटका में आज 3 बाई इलेक्शन हुए हैं और तीनों बाई इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी जीती है और संकेत ये आ रहा है कि तीनों बाई इलेक्शन में महिला वोट कांग्रेस की तरफ बढ़ा और जो वहाँ कल्याण कार्यक्रम 5 कार्यक्रम सरकार ने लॉन्च किया है उसका जो प्रभाव महिला वोटर पे पड़ा है वो इन 3 बाई पोल्स के रिजल्ट्स में दिख रहे हैं वहाँ पे। तो ये महत्वपूर्ण है, जो जैसे प्रो इनकम्बेंसी एक टर्म इस बार अखिलेश बार सुबह से कही जा रही थी, ये एक योजना है, महिलाएं एक वर्ग है। आरती जी से मैं सहमत हूँ कि सिर्फ आर्थिक पैसे, सिर्फ राशि देने से ही बात नहीं बनती। अगर महिलाओं का आपको वाकई में विकास करना है, हम विकास की बात लगातार कर रहे हैं, तो उनकी भागीदारी भी बढ़े राजनीति में। ये बहुत ज़रूरी है। जो महिला के वोट इकट्ठा करना, ये कार्य एक्चुअली 2 सीएम्स ने शुरू किया था। एक तो नीतीश कुमार और दूसरा शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में। अगर आपको याद है, नीतीश कुमार ने साइकिल की योजना शुरू की थी, सिलाई मशीन भी औरतों के लिए और साइकिल स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए, और उससे ना उनका बहुत अच्छा विमेन वोट बैंक बन गया था, जैसे शिवराज सिंह चौहान का भी बना था मध्य प्रदेश में। तो अब मतलब मेरे ख्याल में वो पहले थे जिन्होंने ये सोचा था, जिनको ये जागृति आई थी कि विमेन वोट भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो हम पॉलिटिक्स में ला सकते हैं। और इसके फॉलोअप में फिर नीतीश कुमार ने पंचायतों में 33% से 50% का हिस्सा दिया महिलाओं को। तो वो भी मतलब आर्थिक एम्पावरमेंट के साथ वो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी दे रहे थे। शराबबंदी अलग कर दी और वो भी महिला के प्रेशर से, मतलब वो भी महिला के प्रेशर से, क्योंकि महिलाएं मतलब इतना डोमेस्टिक वायलेंस होता है, मतलब शराबी आदमी के। बिल्कुल आपको रोकेंगे। नलिन कोहली हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी के नेता। नलिन जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। जी अखिलेश जी नमस्ते। और थोड़ा सा माफी चाहूंगा, गाड़ी में हूँ, रोक नहीं पा रहा था, लेकिन आपके साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। नलिन, आपको बहुत बधाई। नमस्कार, आपको बहुत बधाई जो महाराष्ट्र में आप लोगों को जीत मिली है। तो नलिन, अभी हम बात कर रहे हैं महिलाओं की भागीदारी की, महिलाओं के लिए जो योजना लेकर आए उनका कितना असर। हमने झारखंड की तो बात की है, महाराष्ट्र में आप लोगों को जीत मिली है। क्या आंकलन, जो योजनाएं आई और जिस तरह से महिलाओं ने अपना भरोसा जताया है, क्या कहेंगे उस पर आप? निधि जी, अभी तो थोड़े रिजल्ट आया ही है, आकलन के लिए कुछ दिन लगेंगे, लेकिन कई अगर हम बड़ी बातों को देखें तो एक तो संख्या बहुत बड़ी है और ये संख्या पूरे महाराष्ट्र से है। अक्सर महाराष्ट्र के चुनाव में, और आप और अखिलेश जी ने काफी इसमें काम भी किया है पिछले 2 दशकों में, आपको याद रहेगा कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कई बार नतीजे आते थे। एक क्षेत्र में एक पार्टी आगे बढ़ गई, दूसरी बढ़ गई, लेकिन इस बार महाराष्ट्र में पूर्ण रूप से बीजेपी और हमारे सहयोगी दलों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। ये हुआ है संभव क्योंकि हम मानते हैं कि एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विश्वसनीयता और उनके जो एक डबल इंजन सरकार की बात करते हैं, केंद्र और राज्य, ये लोगों ने इस बात को पूर्ण रूप से स्वीकारा है। अगर मैं वोट के आधार पे देखूं तो भाजपा लगभग 90% अपनी सीट जीती है। ये बहुत बड़ी संख्या है। हमारे अगर हम सहयोगी दलों की बात करें तो शिंदे जी जो हैं, उनकी पार्टी लगभग 68-70% अपनी सीट जीते हैं और अजीत पवार जी लगभग 70-72%। दूसरी तरफ अघाड़ी की बात करें तो हर पार्टी को लोगों ने नकारा है। शरद पवार जी की पार्टी 10% अपनी सीट जीती है, 90% हारे। कांग्रेस पार्टी 20% सीट जीती है, लगभग 80% हारे हैं। और जब हम राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं तो जो उपचुनाव हुए हैं उनमें भी भाजपा की बहुत अच्छी एक प्रदर्शन रही है, अच्छा प्रदर्शन रहा है। उत्तर प्रदेश में 7-9 सीटों में, असम में 5 में 5, राजस्थान में 7 में 5,
बिहार में 4 में 4 जीते हैं। झारखंड में भी जहां हमें बड़ी उम्मीद थी, लेकिन वहां वोट के आधार पे भाजपा बहुत आगे निकली है। अब थोड़ा आकलन करना पड़ेगा कि सीटों पे क्यों नहीं है, इसका तब्दील हुआ। तो कुल मिला के एक अच्छा दिन रहा है। हम मानते हैं विकास के लिए एक जीत है, और हमारे केंद्र में नेतृत्व और उनके आधार पे जो राज्य में नेतृत्व काम करते हैं, उसके आधार पे लोगों ने हमें एक अच्छा मौका दिया है। नरेंद्र जी, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को सुन रहा था, अधिकांश का ये मानना है कि जीत जो हुई है ये बड़ी जीत है, बीजेपी की भी जीत है, और जो संख्या बीजेपी को मिली है, जो समर्थन बीजेपी को मिला है, तो वो स्वाभाविक रूप से चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस उन्हें मुख्यमंत्री पद की कमान दी जाए। हर पार्टी में हर कार्यकर्ता अपने नेतृत्व के प्रति उनका एक स्नेह और लगाव होता है, और एक इच्छा ऐसी प्रकट होती है। लेकिन जैसे चुनाव से पहले और चुनाव के तुरंत बाद फडणवीस जी का बयान भी आपके चैनल पे चला है, इस बात को लेके पार्टियां बात करेंगी। हमारे यहाँ अखिलेश जी, आपने स्वयं बहुत कवर किया है बहुत लंबे समय से। हमारे यहाँ एक प्रक्रिया है, केंद्रीय संसदीय दल बैठती है, विचार विमर्श होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है इसमें फिर आगे काम करते हैं। हमारे कई नेता जो हैं वो राज्य के साथ उनको एक सॉर्ट ऑफ सरकार जब बने तो हमारे वरिष्ठ नेता वहां जाते हैं। ये एक प्रक्रिया है और मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं दिखती। ये बात मुझे लगता है जल्द स्पष्ट होता है। बिल्कुल। और नलिन, आपसे बात करते करते सीधे हम बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें दिखा रहे हैं। कहा जा रहा था प्रधानमंत्री कुछ ही देर में यहाँ पे पहुँचेंगे, संबोधन करेंगे। 6:30 बजे का समय, लेकिन हम जेपी नड्डा पार्टी अध्यक्ष को देख सकते हैं इस समय कि वो आ रहे हैं और किस तरह से नेताओं का स्वागत यहाँ पर एक तरह से धन्यवाद करेंगे लोगों का, जो महाराष्ट्र की जनता है उसका धन्यवाद किया जाएगा। तो वो प्रक्रिया जो होती है, जेपी नड्डा आ गए, कुछ देर में गृह मंत्री आएंगे, फिर प्रधानमंत्री। बिल्कुल, थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचने वाले हैं। और ये इस साल के आखिरी चुनाव थे, 2 जो चुनाव थे। अगले साल की शुरुआत दिल्ली के विधानसभा चुनाव से होगी। और इस बार जो हरियाणा में बीजेपी को सफलता मिली थी लोकसभा चुनाव के बाद, उससे मोराल काफ़ी बूस्ट हुआ था। और अब महाराष्ट्र की इस बड़ी जीत ने बीजेपी को निश्चित तौर पर काफ़ी मनोबल बढ़ाया होगा। और इसीलिए आज जब ये फैसले आ रहे थे महाराष्ट्र की जनता के, उसी वक्त दिल्ली के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वीरेंद्र सचदेव, उन्होंने ये कह दिया था कि इससे दिल्ली विधानसभा चुनाव में काफ़ी असर पड़ेगा। नलिन जी, अब एक चुनौती दिल्ली की भी सामने रहेगी, क्योंकि दिल्ली वो राज्य जहाँ पर बीजेपी सत्ता से काफ़ी समय हो गया दूर है। क्या ये नतीजे आपका मनोबल बढ़ाएंगे दिल्ली के लिए? अखिलेश जी, दिल्ली चुनाव से पहले अभी संसद का सत्र आएगा। हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण संसद का सत्र है। इसमें कई महत्वपूर्ण कानून बनने की एक उम्मीद है, या कम से कम वो प्रक्रिया शुरू हो जाए, ऐसी एक आशा है। और इस संसदीय सत्र में क्या रुख रहेगा विपक्ष के नेता, प्रतिपक्ष नेता का स्वयं, उनकी पार्टी का और उनके सहयोगी दलों का, इतने अगर हम इस साल को ध्यान से देखें, लोकसभा चुनाव में मोदी जी का वापस आना, ठीक है, हम लोग अकेले, हमें पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन एनडीए को तो बहुमत मिली, तीसरी बार सरकार बनी है, आसानी से बनी। उसके बाद हरियाणा पे बहुत उम्मीद जताई गई थी, हरियाणा सरकार भी हमारी बनी है। और तीसरी बात, उसके बाद ये जो चुनाव के नतीजे आए हैं, इन सबको मद्देनजर रखते हुए, उपचुनावों के नतीजों को रखते हुए, अब नेता प्रतिपक्ष, उनकी पार्टी और साथ में जो विपक्ष के दल हैं, उनका क्या रुख रहेगा? क्या वो उसी मानसिकता से चलेंगे जैसे लोकसभा चुनाव से पहले एक आशा होती है कि भाई हम सरकार पे वार करते रहेंगे, या देश हित में जो काम मिलकर भी करना चाहिए वो करेंगे नहीं करेंगे, ये देखने वाली बात है जी। उसके बाद आपने जो सही उठाया बात, दिल्ली की सरकार यहाँ 10 साल से आम आदमी पार्टी की अच्छे वादे किए थे, बहुत उम्मीदों के साथ आए थे, जनता ने उन्हें 2 बार मौका दिया है, लेकिन 10 साल में ये प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा, क्यों इतने काम नहीं किए। अक्सर ऐसा होता है कि एक सरकार के पास इतना काम होता है कि वो जाकर जनता के बीच अपना रिपोर्ट कार्ड रखती है और कहते हैं कि भाई हमने ये सब किया, लेकिन आम आदमी के पार्टी के साथ उल्टा है। जितने वादे किए उनमें उनको ये हिसाब देना पड़ेगा, इतने वादे क्यों नहीं किए, और कब तक वो बहाने ढूंढते रहेंगे, कभी भाजपा पे, कभी किसी पे, किसी और पे। और जो प्रश्न है, तो मुझे लगता है उनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है, और जनता में विश्वसनीयता जब खत्म हो जाती है, खड़ा होना बड़ा कठिन है।
आप हमारे साथ जुड़े नलिन कोहली, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, अपनी बात सामने रखने के लिए। और ये सीधे तस्वीरें हम बीजेपी मुख्यालय की देख रहे हैं। अखिलेश, जीत के बाद हमेशा जो बीजेपी है वो एक इस तरह से एक अपने मुख्यालय पे जश्न मनाती है, ख़ास तौर से जो जिस तरह से महाराष्ट्र में एक ऐतिहासिक जीत मिली है। ये दृश्यों के साथ हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। तो हम लगातार इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि आज झारखंड और महाराष्ट्र के जो चुनाव परिणाम आए हैं, इसमें महिला मतदाताओं की कितनी बड़ी भूमिका है। आंकड़ों के जरिए हमने आपको बताया था कि किस तरह से इस बार महिलाओं ने पिछले चुनाव की तुलना में अधिक वोट डाला है। और जो योजनाएं थी महाराष्ट्र सरकार की हो या फिर झारखंड सरकार की, खासतौर से महिलाओं के लिए, महिलाओं ने उन योजनाओं को हाथों हाथ लिया। वो इसलिए भी क्योंकि सीधे उनको इसका लाभ मिला, उनके खातों में सीधे रकम पहुंची। और यही कारण है कि महिलाओं ने इस बार इन दोनों ही सरकारों को अपना खुलकर समर्थन भी दिया है। और ये हम एक बार आपको थोड़ा सा जानकारी दे दें, जो महिला योजना है क्यों सफल हुई है, क्योंकि महिलाओं को सीधा लाभ इससे मिलता है, आर्थिक लाभ मिलता है। महिला आर्थिक रूप से थोड़ा मजबूत होती है, साथ ही एक महिला से दूसरी महिला प्रभावित भी होती है और सामाजिक अंतर कम होता है। और पार्टियों के लिए परमानेंट वोट बैंक, ये कहते हैं ना, एक तरह से वोट बंदी जो होती है वो हो जाती है। तो हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं स्टूडियो में, तो हैं आरती जी हैं, संदीप जी हैं, साथ ही सुलेमान मोहम्मद खान प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ हैं, गोपाल अग्रवाल प्रवक्ता बीजेपी और किरण सोनावने प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट भी हमारे साथ हैं। आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है। अगर मैं किरण सोनावने आपसे बात करूं, शिंदे जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने भी जो जिस तरह से लाडकी बहना योजना है उसका जिक्र किया, महिलाओं का, युवाओं का उन्होंने धन्यवाद किया। तो जो ये फैक्टर है महिलाओं का, जो उनके लिए योजना थी, उसका खासा असर दिखा महाराष्ट्र में। आप जो कह रही है वो सही है बात, लेकिन इसके पीछे केवल लाडली बहिना योजना नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री साहब ने तकरीबन 15 ऐसी अलग अलग योजनाएं जाहिर की थी, जिसका सीधा लाभ जो है, जो वंचित घटक माने जाते हैं, अंडर प्रिविलेज क्लास माने जाते हैं, जैसे आशा वर्कर को ले लीजिए, टीचर्स कम्युनिटी को ले लीजिए, विद्यार्थी और युवाओं को ले लीजिए, ये वर्कर्स लोगों को ले लीजिए, ऐसे तमाम 15 अलग अलग, या किसान भाइयों को ले लीजिए। इन तमाम जो वंचित घटक थे समाज के, उनको सीधा लाभ पहुंचाया गया माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में जो सरकार थी, अलग अलग योजना के तहत से। और आपने देखा होगा कि चुनाव में भी जो रैलियां होती थी, जो सभाएं होती थी, वहां में ज्यादातर महिलाओं की भीड़ जो उमड़ पड़ती थी, वहां पे ज्यादा महिलाएं आती थी और महिलाओं को सीधा लाभ पहुंचाए, ये तो बात सही है, लेकिन ये बहुत छोटा लाभ है। केवल इतने से हम लोग समाधानी नहीं है। जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री साहब ने कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम लोग अभी 1500 दे रहे हैं, तो आगे आने वाली सरकार में हम लोग 2100 देंगे। जी, लेकिन क्या जो डिलीवर करने के लिए आपके पास फंड्स होंगे? सवाल तो ये उठता है कि वादे तो आप कर देते हैं, कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स से आज के ज़माने में आप 1000 बोलेंगे, सामने वाला 1500 बोलता है, फिर आप 2 बोलते हैं, वो 2500 बोल देता है, लेकिन क्या फंड्स हैं? क्या खजाने पर बोझ नहीं पड़ता इन सबका? हाँ, आपने जो बात कही वो सही है, लेकिन उसके साथ में भी माननीय मुख्यमंत्री केवल बांटने के विश्वास नहीं रखते, तो उसके साथ में कमाई भी होनी चाहिए। तो उसके लिए आपने देखे होंगे कि 54% इन्वेस्टमेंट जो है, सबसे ज्यादा विदेशी इन्वेस्टमेंट जो है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है, वो महाराष्ट्र में आई है। उसके बाद में नए उद्योग आ रहे, कई MOU जो है बड़े बड़े इसके साथ में अलग अलग कंट्रियों के साथ में माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने किए। तो कई उद्योग भी आ रहे हैं और कई अलग अलग तरीके के इन्वेस्टमेंट भी आ रही है। और जैसे कि पिछले 2.5 साल में एकनाथ शिंदे जी के कार्यकाल के पहले तो जो महाराष्ट्र था वो तीसरे क्रमांक के ऊपर चला गया था, लेकिन एकनाथ शिंदे जी ने जैसे ही कमान संभाली तो 6-8 महीने में ही महाराष्ट्र उद्योग के मामले में और बाकी इन्वेस्टमेंट के मामले में 1 नंबर पे आ गया। तो हम लोग कमाने के भी सरकार का उत्पन्न के स्रोत भी
बढ़ाने के लिए अलग अलग आइडियाज हमारे पास है। और जैसे कि 45,000 करोड़ रुपए का जो बोझा इस लाडली बहन को लेकर आ रहा था, तो उसका स्पष्टीकरण खुद मुख्यमंत्री साहब ने दे चुके हैं। ठीक है स्वर्णावनी जी, क्योंकि जानते हैं कि किस तरह से लोकसभा चुनावों के बाद आप लोगों ने अपनी पूरी रणनीति बदली और तमाम योजनाएं लाएं, उसका असर दिखा। हमारे साथ सुलेमान मोहम्मद खान भी मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। खान साहब, जो महिलाओं के लिए योजना थी, जाते जाते महा विकास आघाड़ी ने 3,000 रुपये तक का ऐलान कर दिया था। क्या कारण आप देखते हैं कि वो विश्वास या भरोसा नहीं जीत पाई? देखिए निधि जी, आप तो बड़े सीजन जर्नलिस्ट हैं। कांग्रेस पार्टी ने या महा विकास आघाड़ी ने 3,000 रुपये महालक्ष्मी स्कीम में महिलाओं को देने के लिए कहा था, और जो महायुति बीजेपी अलायंस की जो प्रॉमिस थी उससे ज्यादा था। देखिए, आज चुनाव का नतीजा आया है। मैं सबसे पहले तो झारखंड, महाराष्ट्र और जगह जगह जहां बाय इलेक्शन हुए हैं वहां की जनता का शुक्रिया अदा करूंगा। जो भी मैंडेट दिया, झारखंड में हम जीते, कर्नाटका में 3 सीटों बाय इलेक्शन जीते, केरला में भी 1 पे जीते, शायद 1 पे अभी काउंटिंग चल रही है। जहां तक महाराष्ट्र का नतीजे का ताल्लुक है, उस चुनाव में मैं ये कहूंगा कि पूरा चुनाव में कहीं पर भी इस तरह का जो मैंडेट आया है, हमारा तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा चुनाव का नतीजा आ सकता है। ना ही ग्राउंड पे कोई इस तरह की, जिसे कहते हैं अंडर करंट था, या कोई इस तरह का वेव दिख रहा था कि बिल्कुल क्लीन स्वीप हो जाएगा। और देखिए, सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि करीबन 150 सीटों पे बीजेपी लड़ी, 148 पे, शायद 132 या 33 सीट जीते। मुझे तो किसी भी या कोई भी महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को जो समझता होगा या वहां का लीडर होगा, महाराष्ट्र सेंट्रिक लीडर होगा, किसी को भी, शायद मुझे लगता है बीजेपी के लीडर्स को भी खुद यकीन नहीं होगा कि वो ऑलमोस्ट 90% का स्ट्राइक रेट उनका हो। तो ये जो नतीजा आया था, इससे फिर हम एक बार चुनाव की जो प्रक्रिया है इस पे हमारा सवाल है। अनगिनत इन्यूमरेबल हमने शिकायतें करी इलेक्शन कमीशन को। बीजेपी के लीडर्स के घरों से, विनोद तावड़े जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके पास से पैसे बांटते हुए वो पकड़े गए। एक महिला बीजेपी के लीडर के घर से पैसे पकड़े गए। और इतनी हमने शिकायतें करी। वोटिंग लिस्ट में बदलाव के लिए हमने शिकायत करी। वोट परसेंटेज 2 दिन में 65% से 67% हो गया, जो पूर्व इलेक्शन कमिश्नर तमाम कहते हैं कि वो 1-2 घंटे में सारे आंकड़े सेटल हो जाते हैं, कि अगर 6 बजे पोलिंग खत्म हुई तो 8 बजे तक जो परसेंटेज है कमोबेश वही रहेगा, लेकिन 2-2% का। तो ये सब, अच्छा, ये कह देते हैं अखिलेश जी, इस पे सवाल ये आ जाता है कि झारखंड में आप जीत गए तो आपने वहां पर फेयर था। तो हाँ भाई, जहां पर फेयर होता है वह फेयर होता है, वह नतीजा आता है जो लगता है। लेकिन तो जहां जीते वहां पर फेयर और जहां पर आप हारे वहां पर अनफेयर। सर अखिलेश जी, जहां पर मैनिपुलेशन होगा, जहां अनफेयर होगा, इलेक्शन कमीशन एक्शन नहीं लेगा, वहां कहेंगे ना। 55 सीट अभी लोकसभा चुनाव में, कुछ पूछ रहे हैं आपसे, किरण जी कुछ पूछ रहे हैं। जी किरण जी, 32 सीट पाए थे, हम 50 सीट है हमारे 288 विधानसभा सीटों में, 48 में 31 सीट हम पा रहे हैं। तो ऐसा क्या चमत्कार? ऐसा नहीं था। जो लोकसभा चुनाव था उसमें अंतर बहुत कम था, वोटों का अंतर बहुत कम था। अच्छा, तो ठीक है, मैं मान लिया अंतर कम था, आपकी बात का मैं पूरी कदर करता हूँ, रेस्पेक्ट करता हूँ, अंतर कम था। लेकिन ऐसा भी कौन सा अंतर हो गया कि 50 सीट पे सारा MVA रह गया? केवल 1% का अंतर था। और पिछले 9 महीने में जो महाराष्ट्र सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने, जादू तो हुआ है, अजित पवार जी ने जो स्कीमें लाई, लोगों को, जो वंचित घटकों को, सालों है आप लोग वंचित रहा था, उनको सीधा फायदा पहुंचाया गया। आखिरी 5 महीने में फायदा पहुंचा है। देखिए, ये डिबेट तो अंतहीन है, तो चलती रहेगी। लेकिन मैं आप दोनों को रखूंगा। हमारे साथ आरती जी स्टूडियो में है। आरती जी, कांग्रेस ने तो अभी आदत बना ली, जहां जीतते वहां पर तो चुनाव सही होता है, जहां हारते वहां पर 10 खामियां दिखती है चुनाव में, चुनाव व्यवस्था में, सब में अपनी खामी नहीं देखते। और ये सबसे बड़ी कमज़ोरी है कांग्रेस की। अगर आप भाजपा को देखेंगे, उनकी रणनीति देखेंगे, लोकसभा चुनाव के बाद जो भी कमियां थीं, मतलब जिस किस्म से उन्होंने इंट्रोस्पेक्शन किया, जिस जितनी जल्दी उन्होंने सुधार किया, जो भी उनकी गलती, कोर्स करेक्शन, बहुत ज़्यादा कोर्स करेक्शन, महाराष्ट्र में खास करके कोर्स करेक्शन। तो मतलब
बीजेपी अब फायदा मिल रहा है, उनको दिख रहा है। कांग्रेस ये करती ही नहीं है, इसीलिए तो चुनाव हारती जाती है। अब बताइए, 3 प्रदेश जो वो हार गए, उसके बाद उन्होंने क्या कोर्स करेक्शन। खान साहब, आप जादू की बात कर रहे थे, लेकिन आरती जी ने बोला कोर्स करेक्शन करती है बीजेपी। एंटनी कमेटी की रिपोर्ट जी, मतलब किसी ने पढ़ा ही नहीं। ये एक दो चुनावों की बात नहीं है सर। 2014 से जब वो 1 मिनट आपके पास आया, प्रोफेसर शास्त्री कुछ बोल रहे हैं। सुलेमान जी, आ रहा हूं मैं आपके पास। प्रोफेसर शास्त्री अपनी 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई और कांग्रेस चुनाव हारी, तब से देखिए वो विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, कोई रिटर्न टू पावर का एक क्लियर प्लान आप कांग्रेस पार्टी में नहीं देखते हैं। ऑन द अदर हैंड, जब भी बीजेपी एक राज्य में चुनाव हारती है, इमीडिएटली वो पब्लिकली उसके बारे में चर्चा नहीं करेगी, बट पार्टी के अंदर चर्चा होता है और अगले चुनाव में उनका एक बाउंस बैक हो जाता है। ये बाउंस बैक हम कांग्रेस में कम देख रहे हैं और रिटेनिंग दैट लॉस्ट पोजीशन ज़्यादा देख रहे हैं। चलिए एक ब्रेक ले लेते हैं, हमें एक ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है। एक ब्रेक लेते हैं, तुरंत लौटते हैं। आप बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। तो सीधे हम देख सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं बीजेपी मुख्यालय। कुछ देर पहले जेपी नड्डा पहुंचे थे। अखिलेश, तो वही समय कि कुछ ही देर में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। किसी भी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचने वाले हैं। तस्वीरों में आप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी देख सकते हैं, वो भी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता यहां पर एकत्रित हैं और वो अभिवादन कर रहे हैं बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं का, केंद्रीय नेताओं का। निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए एक बड़ा दिन, जहां महाराष्ट्र में लगातार तीसरी बार उसने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। 2014, 2019, 2024 लगातार 3 विधानसभा चुनावों में बीजेपी अकेली पार्टी है जिसने 100 से अधिक सीटें महाराष्ट्र में हासिल की है। वोट प्रतिशत उसका 25 से ऊपर रहा है। तो ये आज बड़ा दिन, जब बीजेपी ने एक बड़ा स्ट्राइक रेट महाराष्ट्र में हासिल किया है, एक बड़ी ताकत के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। आपको याद दिला दूं, निधि की गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में महाराष्ट्र में ये कहा था कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कि ये चुनाव में तो हमें महायुति के साथ सरकार बनानी है, लेकिन 2029 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें बीजेपी को अकेले ही महाराष्ट्र में सरकार बनानी है। इसके लिए काम करना होगा। और शायद वो पहले ही होता हुआ साकार होता नजर आ रहा है, लेकिन नई महायुति की सरकार ही यहाँ पे बनेगी। अखिलेश, अपने आप में एक समय अगर हम बात करें तो ये इतनी अप्रत्याशित जीत जो है वो उसका आंकलन इतना नहीं हुआ था। बीजेपी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है इस तरह के जीत हासिल करना, क्योंकि जो क्षेत्रीय दल हैं वो अपने आप में काफ़ी मजबूत थे, उनकी सुनी जानी थी। लेकिन अब जो ये महाराष्ट्र की में जो सफलता मिली है, आप कैसे इसे देखिए, जो बात अभी आरती जी और हमारे बीच में हो रही थी कोर्स करेक्शन की, लोकसभा चुनाव में मई जून में, और अब ज़्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश दोनों के परिणाम आज आए हैं। महाराष्ट्र का विधानसभा का, उत्तर प्रदेश का विधानसभा उपचुनाव का, दोनों ही जगह जहां पर बीजेपी को बड़ा झटका लगा था, जिसमें कम से कम 40 सीटें उनकी कम हुई दोनों राज्यों को मिला करके, जिसके चलते बीजेपी अपने बूते बहुमत हासिल नहीं कर पाई। आप ये देखिए कि 4-5 महीनों में ही बीजेपी ने दोनों राज्यों में किस कदर पूरी जो तस्वीर है उसको पलट दिया। महाराष्ट्र में जहाँ पर कि वो नंबर 3 पर चली गई थी, वहाँ पर वो अब सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, और उत्तर प्रदेश में 9 में से 7 अब जैसे कुंदरकी वाली जो मुरादाबाद की सीट थी 1993 से बीजेपी नहीं जीती थी, यहाँ पर करीब 7,000 पन्ना प्रमुख नियुक्त किए गए और यहाँ पर करीब 4.5 मंत्री जो केंद्रीय मंत्री थे वो नियुक्त किए गए। तो जो मेहनत ज़मीन पर होती है, जो शायद नज़र नहीं आती, वो नतीजे वाले दिन नज़र आती है। संदीप जी, और 65% यहाँ पर मुस्लिम आबादी है। देखिए, जैसे आप कह रहे हैं, 4 महीनों में वो ग्राउंड लेवल प्लानिंग आप देखते हैं, कौन से वो सीट थे जहां हमने अच्छा नहीं किया, वहां पे हमें क्या कदम लेने चाहिए, और हर एक सीट में एक ही तरह के कदम नहीं है, अलग अलग सीट में अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ उन्होंने उपयोग किया है। किस सीट में हमें कम सीट मिला, किस विधानसभा स्थान में हमें कम सीट मिला, वो सब प्लानिंग करके उनके पन्ना प्रमुख उधर जाके उनको अलॉट करके कि आपको इतने वोटर्स का देखभाल करना पड़ेगा कि वो वोटिंग के लिए जाएं, ये पूरा प्लान लगता है उन्होंने क्लियरली कर दिया है, जिसका नतीजा आप आज के रिजल्ट में देख रहे हैं क्लियरली।
पर मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि इसमें भाजपा को आरएसएस की बहुत सहायता मिलती है। मतलब वो जो आप कहते हैं ना ग्राउंड सोल्जर्स ऑन द ग्राउंड, वो आरएसएस के होते हैं। तो ये पन्ना प्रमुख को समझाना, वोटरों को बूथ पे लाना, ये काम, ये साइलेंट कैंपेन करना, नुक्कड़ की छोटी छोटी मीटिंग्स करना, जैसे कौन कह रहा था कि नारायण राणे के कंस्टिट्यूंसी में आरएसएस ने 1500 मीटिंग्स की, एक कंस्टिट्यूंसी में 1500 मीटिंग। तो ये कोर्स करेक्शन जो आप बोल रही थी ना, देखिए लोकसभा में जिस तरह से जेपी नड्डा का स्टेटमेंट आया था, उससे सब आहत हुए थे, संघ के लोग आहत हुए थे, वो नहीं निकले और उसका असर देखा, खामियाजा भुगतना पड़ा बीजेपी को। और फिर जो कोर्स करेक्शन किया है, हाथ बढ़ाया गया है, कहा गया है कि नहीं ज़रूरत है, और फिर संघ ने भी जो मन मुटाव था वो समाप्त होकर वो निकले विदर्भ तक के इलाकों में, महाराष्ट्र के तमाम जो इलाके हैं उसमें जो संघ का जो कार्यकर्ता था, जो उतरा और जो मदद की, जो मेहनत की, उसका अखिलेश असर मिला है बीजेपी को। बिल्कुल मिला है। मैं एक्चुअली अपना कुछ आर्काइव में जाकर के कुछ खंगालने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि ये बात बार बार हो रही कि लोकसभा चुनाव में क्या आरएसएस ने प्रदर्शन किया था या नहीं किया था, लेकिन नहीं किया था। हाँ, देखिए जो भी गए थे यूपी में, मुझे याद है जब हम जाते थे तो जनरली जो चुनाव का बातचीत होता है वो चाय की दुकान में होता है। तो बातचीत के दौरान एक आदमी आ जाता था जो नैरेटिव को चेंज करता था, और वो आदमी हमेशा संघ का कार्यकर्ता था। मेरे पास इस बार वो आदमी लोग नहीं थे, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है। तो मैंने आर्काइव में जाके ढूंढ लिया जो बातचीत हुई थी, उसमें मुझे ब्रेक लेने के लिए कह रहा है, लेकिन ये इससे पहले मैं अपनी बात में पूरी कर लूँ कि जो संघ में बातचीत हुई थी, ये सारी कंट्रोवर्सी के बाद और जो लोकसभा चुनाव के परिणाम आ चुके थे उसके बाद, तो ये कहा गया कि आरएसएस ने इस बार पैम्पलेट नहीं बांटे जो हर बार बांटते थे। तो उन्होंने कहा कि इस बार हमने नहीं बांटे क्योंकि पहले से तय हो गया था कि इस बार हमें ऐसा नहीं करना है। लेकिन छोटी छोटी बैठकें, जो कॉर्नर मीटिंग जिनकी हम बात कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में आरएसएस ने की, वो उन्होंने की थी। उन्होंने दिल्ली का उदाहरण दिया था कि अकेले दिल्ली में ऐसी 1 लाख बैठक लोकसभा चुनाव के दौरान आरएसएस ने की थी। वो 1 लाख बैठक क्या होती है कि ड्राइंग रूम में 4 लोग बैठ गए, 5 लोग बैठ गए, आपने अपने दोस्तों को बुला लिया और उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। इस तरह की 1 लाख बैठक केवल दिल्ली के अंदर आरएसएस ने की। तो यूपी में तो नहीं की ना? उन्होंने बोला कि यूपी में भी हुई है, उसका आंकड़ा इससे कई गुना ज़्यादा है। अगर यूपी में किया होता तो बीजेपी की इतनी बड़ी बुरी हालत नहीं होती। देखिए बीजेपी थोड़ी बहुत कम हो जाती, पर मतलब 31 सीट, सिर्फ 31 सीट, आधा हो गया था उनका। बिल्कुल, नागपुर में बैठकों का दौर हुआ, बीजेपी के नेतागण गए, तब जाकर ये मनमुटाव समाप्त हुआ और पार्टी अध्यक्ष का तो बयान तो वो तो सार्वजनिक था जो हुआ। बिल्कुल। तो बट अपने आप में जो सुधार होता है, कोर्स करेक्शन होता है, वो सीखना चाहिए राजनीति में। शायद यही एक तरह से जो संदेश मिला है आज महाराष्ट्र से। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। हम बीजेपी मुख्यालय की तस्वीर आपको लगातार दिखाते रहेंगे, जहां पर अब से कुछ ही देर में पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं।